जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए मैराथन क्लास। ये मैराथन सीरीज़ जो है इसकी आज फर्स्ट क्लास आपको देखने पड़ेगी, जिसमें हम 1000 MCQs की आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। अब हर क्लास में आपको 1000 तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मगर हाँ, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको जल्दी से जल्दी 1000 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगी, जो हमारी क्लासेस में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। हमारी जो क्लास रहेगी ये अब डेली आपको देखने को मिलेगी, मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमारी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में देखने को मिलेगी। इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, ताकि आपके अगर इनमें से क्वेश्चंस फंसें तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से करते हुए चलें। ये 2025 का जो टारगेट बेच चल रहा है महिला पर्यवेक्षक में, उसके लिए हम आपके लिए आज की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज क्लास रहेगी, मैराथन की सीरीज क्लास रहेगी, जिसमें आज की क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस में से आपको आज कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम देखिए, क्लास में से सेम क्वेश्चंस नहीं आते, मगर ये रहता है कि आप इन क्वेश्चंस को देख के आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ के और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर आप पहली बार हमारी क्लास में हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास। आई होप आप लोगों ने शेयर कर दी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और साथ में ही आप भी क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलिएगा। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है तो कोई भी बात नहीं, हमें आज सीखने को मिलेगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को सही कर सकें। चलिए फिर पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोर से अभिप्रेत है, मतलब इनमें से किसको हम किशोर बोलेंगे, किशोर बालक किसको बोलेंगे। 16 वर्ष की कम आयु वाले बालक को किशोर बालक बोलेंगे, 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक को किशोर बालक बोलेंगे, या आपके 21 वर्ष से कम आयु वाले बालक को किशोर बालक बोलेंगे, या 24 वर्ष से कम आयु वाले बालक को किशोर बालक बोलेंगे। जल्दी से अब इसे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपके 18 वर्ष से जो कम बालक होते हैं, कम वर्ष के जो बालक होते हैं, इन्हें हम किशोर बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोर बालक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हुई आपको चल रही हूँ, और आप भी इनके आंसर्स देते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? इसमें से ये बताना है कि मानव शरीर में इनमें से हम कौन सा पोषक तत्व लेंगे जो कम मात्रा में हमें ज़रूरत होगा। विटामिन्स, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। अब जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या देने वाले। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, और कमेंट बॉक्स में डालते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा। आई होप सब ने आंसर कर लिया होगा। चलिए, इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। देखिए, कुछ विटामिन्स हमारे शरीर में ही बन जाते हैं और कुछ आपको लेने पड़ते हैं, मगर प्रोटीन सब आपको लेना पड़ता है। वसा आपको है ना ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो और जो बाकी जो है वो आपको कैसी मात्रा में चाहिए होते हैं, बाकी आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भोजन का कार्य क्या है। तो भोजन का कार्य क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है। ऊतकों की क्रियाशीलता को नियंत्रण करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, या उपरोक्त में से सभी। अब जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे, सबको आंसर करना है, और सब लोग आंसर देते हुए भी चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगा देंगे आप कि भोजन का कार्य क्या होता है। ऊतकों की क्रियाशीलता को नियंत्रण करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन यानी सुधार, मतलब शरीर को बढ़ने और उसका गठन करना, या आपका उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भोजन का कार्य क्या होता है? देखिए, क्रियाशीलता भी नियंत्रण करेगा। आप भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन ग्रहण करने से आपको प्रोटीन, विटामिन, वसा प्राप्त होगा, जो आपके ऊतकों की क्रियाशीलता को बनाए रखेगा, उसमें वसा मिलेगा,
रखेगा, जो उसकी चिकनाई को बनाए रखेगा, ये काम करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद शरीर का गठन और सुधार भी होता है। अगर आप कुपोषित रह जाएंगे, आप भोजन को सही सुचारू रूप से विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपका शरीर का शारीरिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है? भोजन करता है। भोजन हमारे क्या करता है? शरीर का विकास सब कुछ करता है, संतुलित बनाए रखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन का भरपूर स्रोत है। इनमें से आपको ये बताना है आयरन हमें किससे प्राप्त होगा? दूध से, अंडे से, हरी पत्तेदार सब्जियों से या सोयाबीन से? आयरन जल्दी से बताइएगा, आयरन हमें किससे प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर देना है। तो आई होप आप सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पत्तेदार सब्जी से हमें आयरन प्राप्त होता है। जैसे पालक हुआ, पालक में भरपूर रूप से आयरन होता है, हमें पालक को खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसके लिए आपको आयरन की गोलियों के स्थान पर अगर आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें, हमसे हरी सब्जी वगैरह का प्रयोग करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि बच्चों को प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रतिदिन इनमें से कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 5000 से 1000 कैलोरी, 1000 से 1200 कैलोरी, 2500 से 3500 कैलोरी, 1800 से 2000 कैलोरी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे कितने कैलोरी किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी? 500 से 1000, 1000 से 1200, 2500 से 3500 या 1800 से 2000 कैलोरी। जल्दी से इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो रहेगा, राइट आंसर, वो रहेगा आपका 1000 से लेके आपके बच्चे को 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1000 से लेके कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कार्य क्या? अब आपको ये बताना है इनमें से जो प्रोटीन होता है वो क्या कार्य करता है शरीर में। जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण करता है, वृद्धि का विकास करता है, फिर इसके बाद आपका शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव करता है, या उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा इसका कि इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं, फटाफट आंसर करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण भी करता है। प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण करता है, फिर इसके बाद वृद्धि एवं विकास में भी मदद करता है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। अगर आपके शरीर में ऊतक जो रहते हैं, मतलब कोशिका जो सेल्स रहती हैं, ये खराब, मतलब किसी का तरीके से हम बोल सकते हैं खराब यानी चोटिल हो जाती हैं, तो ये उनकी भी मरम्मत करता है। तो उपरोक्त में से सभी काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन सी आपका आ जाएगा, ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। तो 2 टाइप्स के आपके विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं आपका ए और आपका बी और सी। बी और सी 2 विटामिन होते हैं जो आपके किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी आपका ए, फिर इसके बाद आ जाएगा डी, फिर इसके बाद ई, के, ये सारे विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर मिल ही गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ज़रा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको एक और चीज़ बता देती हूँ। देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं इनकी हमें रेगुलर तौर पर आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन सी और विटामिन बी की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं और ये शरीर से यूरिन के सहारे बाहर निकल जाते हैं। और अगर जो विटामिन्स हम बोल सकते हैं जैसे आपका ए हुआ, के हुआ, डी हुआ, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इनकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है। मगर जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनकी आवश्यकता हमें अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्के की समस्या के साथ आता है।
वह एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कमी का संशय करती है। अब बताइए, अब आपको इसका आंसर देना है। मतलब सिंपल आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जो होता है वो आपके किस विटामिन से जमता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन ई। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आपका आंसर क्या होगा? देखिए विटामिन सी क्या होता है, तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो मसूड़े वगैरह आपके सूज जाते हैं, मसूड़े में से ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह में से दुर्गंध आने लगती है, ये इसके कारण होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इससे नपुंसकता भी, अगर इसकी कमी से नपुंसकता भी हो जाती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन ए आँखों के लिए, मतलब आपका जो रतौंधी नामक बीमारी होती है वो ए की कमी से हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रुक जाइए, ये बी लगा है मगर ये है आपका सी। ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN कहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना है NIN कहाँ पर है। नेशनल जो आपका इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन वाला, वो कहाँ पर है, ये पूछा गया है। हैदराबाद, गोवा, मुंबई या पुणे। अब इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग? सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे और कमेंट बॉक्स में करते हुए भी चलना है। सब लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि आप लोग आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। मतलब NIN कहाँ पर है? हैदराबाद में है। आपका जो पोषण की राष्ट्रीय संस्थान जो है वो कहाँ पर है? आपकी हैदराबाद में है। अच्छे से याद रखिएगा, जगह के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? आपको बताना है। अंधापन, ये है आपका अंधापन। फिर इसके बाद आ जाएगा पहला आपका गाइटर या ये सभी। अब आपको इसको बताना है गोइटर और आपका पैलेग्रा या आपका अंधापन। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसे धा है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोइटर यानी घेंगा रोग। घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है? आपका आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ये आपको याद रखते हुए चलना है। घेंगा रोग किसकी कमी से हो रहा है? आपके आयोडीन की कमी से हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन, अब देखिए आपको आयोडीन के लिए आपकी जो कहाँ पर हो जाता है? गले में हो जाता है घेंगा रोग। और यहाँ पे कौन सी थायराइड ग्रंथि होती है जिनमें ये रोग संक्रमित के कारण हो जाता है। चलिए अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। अब आपको ये बताना है कि गोइटर रोग, मतलब जो आपका घेंगा रोग है, इसके निवारण के लिए, मतलब लोगों को कम हो, इसके निवारण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान, नियंत्रण अभियान चलाया गया था। ये कब से चालू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आपसे बताइए, इसका आंसर दीजिएगा कि 1962, 1958, 1975 या 1988। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आपको पता है थायराइड ग्रंथि में ये क्या हो जाता है? संक्रमण के कारण हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण आपको गोइटर रोग हो जाता है। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाते हुए चल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा ये? 1962। आपने FM में जो आपका, जो हम बोल सकते हैं आकाशवाणी केंद्र थे, उसमें आपने सुना होगा जब आप बचपन में FM वगैरह, अब तो FM वगैरह बहुत कम लोग सुनते हैं, मगर उस समय आता था 2 चुटकी आयोडीन नमक युक्त नमक खाइए, जो आपकी एक चाय की कीमत से भी कम होता है। 1 महीने का इसका खर्च इतना होता है। तो वो आप अब तो वैसे भी जो भी नमक आते हैं सब आयोडीन युक्त ही आते हैं। कोई भी नमक ऐसा नहीं आता जिसमें आयोडीन मिला ना हो, तो सब आयोडीन युक्त नमक ही आते हैं। मगर आपको इसकी जागरूकता, हम बोल सकते हैं, इसके बारे में सबको बताने के लिए, इसके बारे में सबको जानकारी देने के लिए प्रोग्राम के बारे में, तो आपने आकाशवाणियों से ये सुना होगा। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1962 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है कि 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है।
किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी ऊर्जा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी आपको क्या प्राप्त होता है, 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट खाने से इतनी ज़्यादा आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपको याद होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो जैसे हमने रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। इनको खाने के बाद हमें इंस्टेंट क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है कि अगर आपने खाने में अगर कुछ आपने एकदम हैवी नहीं खा रहे हो, तो अगर आपने रोटी या आपने चावल भी खा ले तो आपको पेट भरा जाता है और बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। आपसे ये पूछा गया विटामिन का मुख्य कार्य पूछा है। कार्य तो उसके बहुत सारे हैं, मगर मुख्य मतलब जो मेन उसका काम है, जो विटामिन का काम है वो आपको बताना है। तो पहला आपको पूछा गया है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करना, भोजन का पाचन करना, भोजन के उत्सर्जन में मदद करना या भोजन के अवशोषण में। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आप आंसर क्या करें। तो विटामिन का मुख्य कार्य पूछा गया है आपसे कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में भोजन के पाचन, भोजन का उत्सर्जन या भोजन का अवशोषण। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो विटामिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके भोजन के उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होगा। अब आपसे पूछा है, मतलब नॉर्मल पूछा है, कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। क्वासिकर रोग हो जाता है, मेरस्मस रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, क्या हो जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि प्रोटीन की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है। जल्दी से आंसर हमको इसमें देना है। सब लोग आंसर डालते हुए चलेगा प्लीज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वासिकर। याद रखिएगा रिकेट्स रोग जो होता है वो आपकी डी की कमी से हो जाता है, हड्डियों में देखने को मिलता है आपका रिकेट्स रोग। तो क्वासिकर रोग जो होता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे आपको कौन सा रोग देखने को मिलता है, क्वासिकर रोग आपको देखने को मिलता है प्रोटीन की कमी से। जिसकी प्रोटीन की कमी से हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, क्वासिकर रोग देखने को मिलता है। चलिए निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व। आप आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है जिसे खाने के बाद हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, जिसे ग्रहण करने के बाद हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें बहुत 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही थी, तो कार्बोहाइड्रेट तो इसका आंसर नहीं होगा। अब इनमें से दीजिएगा वसा, प्रोटीन, विटामिन। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि इसमें से आपका आंसर क्या लगाने वाले हैं, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसका तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। तो विटामिन खाने से हमें कोई भी क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। ये हमें ऊर्जा नहीं देता, हमारे शरीर की रक्षा करता है, शरीर में बीमारियों से हमें लड़ने से मदद करता है, मगर ये ऊर्जा नहीं देता है। जबकि अगर हमने वसा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करा है तो इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होता है। जो आपके वयस्क होते हैं, वयस्क यानी आपकी जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं वो वयस्क की श्रेणी में आते हैं। उनमें अगर ऑस्टियोमेलेसिया नामक कोई रोग हो रहा है तो वो किसकी कमी से हो रहा है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की कमी से। तो याद रखना कहीं पे भी अगर ऑस्टियो नामक कोई सा वर्ड होता है तो वो हड्डियों से संबंधित होता है। अगर ऑस्टियो वर्ड आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो ये आपका हड्डियों से संबंधित रोग के बारे में बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसी भी अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca की कमी
हो जाती है। किसकी अनुपस्थिति में? अस्थियों में सी यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है। सी यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। अभी हमने बोला है अगर आपको हड्डियों संबंधित कोई भी आता है तो उसमें ज़्यादातर आपको विटामिन डी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर डी है तो मतलब ये है आपका हड्डियों में कैल्शियम संबंधित, क्योंकि देखिए ये क्या करता है आपका हड्डी, ये विटामिन डी डायरेक्ट नहीं बनता है। जब सूरज की किरणों से हमारी स्किन इस पे लगती हैं तो आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो मिलकर आपका विटामिन्स का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आ जाएगा अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किस, आपको पूछा गया अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, ऐसा आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। तो अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है, आपको इसका आंसर देना है। गर्भवती स्त्रियों को पड़ती है, कठोर श्रम करने वाले लोगों को पड़ती है, वृद्धि करने वाले बच्चों को पड़ती है, उपरोक्त में से सभी को पड़ती है। अब इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, आपका इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को पड़ती है। देखिए अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको भी अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है, बालक है, शिशु है यानी भ्रूण है, उसको भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किससे लेगा, वो अपनी माँ से लेगा, जो आपका प्लेसेंटा होता है उसके के द्वारा वो ग्रहण करता है। इसलिए आपको गर्भवती महिला को भी अधिक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। कठोर जो श्रम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, लेबर जो होती हैं, वो कठोर श्रम करते हैं तो उन्हें भी अधिक पौष्टिक जो भोजन होता है उसकी आवश्यकता होती है। फिर आता है दूसरा आपका वृद्धि कर रहे बच्चों को। जी हाँ, अगर जो कोई बच्चा छोटा है वो आपकी वृद्धि वाली अवस्था में है तो उसको भी अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी इन सभी को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एक वयस्क को प्रतिदिन कितने कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर एक कोई वयस्क मनुष्य है उसे कितने एक दिन में कितने किलोग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, 50 ग्राम, 80 ग्राम, आपका आ जाएगा 60 ग्राम या 100 ग्राम। अब इसका आंसर हमको देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 ग्राम। कितना चाहिए होता है, 60 ग्राम। 60 ग्राम एक आपके जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क जो व्यक्ति होता है, उसको एक दिन में यानी प्रतिदिन उसे 60 ग्राम आपको पोषण तत्व प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब स्तनपान से, अब आपको ऑप्शन दिया है किससे संबंधित है स्तनपान। बच्चों को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त हो, स्तनपान। फिर इसके बाद आ जाएगा स्तनपान, माँ के दूध एक एंटीबॉडीज बच्चे को संक्रमण रोगों से बचाता है। स्तनपान माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरेनिक बच्चे की आंत के रोगों से बचाता है। उपरोक्त में सभी। अब इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। देखिए सबको ही आंसर करना है, सब लोग ही आंसर लगाते हुए चलेंगे, ये नहीं कि आप आंसर नहीं देंगे, नहीं, आपको भी आंसर लगाना है और सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। देखिए स्तनपान से मतलब ये होता है कि बच्चों को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त करना। मतलब बच्चों को कैसा दूध पिलाना है, आपका साफ हो कीटाणु रहित दूध का पिलाना है। फिर माँ के जो दूध की एंटीबॉडीज़ बच्चे को किससे बचाती हैं, संक्रमण रोगों से बचाती है। अगर कोई संक्रमणकारी रोग है और बच्चा स्तनपान कर रहा है तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे की रक्षा करती हैं। फिर माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरेनिल बच्चे की आंतों से संबंधित अगर कोई रोग हो रहा है तो जो लैक्टोफेरेनिल होता है वो बच्चों को आंत संबंधित जो रोग होते हैं उनसे उनकी रक्षा करता है। तो ये सारी स्तनपान से संबंधित होंगे। नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो विटामिन होते थे उनके बारे में पूरा बताया भी था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा
इसका आंसर आप जरूर सही लगा देंगे, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। अब जल्दी से ऑप्शन, इसका आंसर फटाफट सब लोग आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबके राइट आंसर होना चाहिए, इसका इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है वो आपकी नपुंसकता से, अगर इसकी कमी हो जाती है तो नपुंसकता हो जाती है। और मैं इसका इको नाम क्या है, ब्यूटी विटामिन है। इसका इको नाम क्या है, ब्यूटी विटामिन, मतलब इसे सुंदरता का विटामिन। अगर किसी भी महिला या पुरुष में इसकी अधिकता होती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ग्लोइंग स्किन होती है उनकी। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, डी यानी रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, और के किसके लिए, रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। अब आपको ये आंसर देना है। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, या प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को। ये पूछा है किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक माह में मनाया जाता है, मगर मनाया किस दिन जाता है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक माह में मनाया जाएगा मगर चौथे मंगलवार को। मतलब जो आपके सप्ताह होते हैं उन सप्ताह में से जो चौथा सप्ताह होगा उसका जो मंगलवार आएगा, मतलब चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। एक महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा आपका किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा। कैल्शियम का बोला है। अब देखिए स्तनपान कराने वाली महिला है, उनके लिए खुद के लिए तो कैल्शियम की आवश्यकता होगी, साथ में जो स्तनपान करने वाला जो बालक है, जो शिशु है, उसको भी ज़रूरत होगी। तो वो दोनों के लिए खुद को ही ग्रहण करना होगा। तो 1500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1250 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम प्रतिदिन कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1250 किलोग्राम डेली उसे चाहिए होता है। प्रतिदिन इतना कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो फीडिंग कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन, प्रोटीन, विटामिन की ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्वस्थ सुपोषित माताओं में आपके शिशुओं का वजन कितना होता है। अब आपको ये बताना है, यानी स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है। मतलब एक शिशु जो स्वस्थ आपका जन्म ले रहा है उसका वजन कितना होना चाहिए स्वस्थ शिशु का। तो अब इसका आंसर देना है 3 से 3.5 किलोग्राम, 4.5, 2.5 या 2 किलोग्राम। तो जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल स्वस्थ शिशु जो होता है, वैसे तो स्वस्थ शिशु हम बोल सकते हैं स्वस्थ शिशु जो रहता है वो आपका 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक का जो शिशु होता है वो एकदम स्वस्थ शिशु माना जाता है। और उसका ये इतने किलो के वजन के बच्चे एकदम स्वस्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अभी हमने क्या देखा था, माता को पूछा गया था। किसका पूछा गया था, माता यानी जो आपका फीडिंग करानी होती है, दूध पिलाने वाली माता थी, उन्हें 1250 कैल्शियम की आवश्यकता पड़ी थी। अब पूछा गया एक वयस्क मनुष्य को 40 से 50 किलो मिलीग्राम, 150 से 180 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम या 480 से 780 मिलीग्राम। अब इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें सब लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर आप लोग क्या लगाना है जल्दी से बताइएगा मुझे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 400 से लेके 500 मिलीग्राम आपको किसकी आवश्यकता होती है। तो 400 से लेके 500 मिलीग्राम आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब आपको ये बताना है, वे पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन्स या वसा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो जो गर्भ में शिशु है उसकी जो मस्तिष्क की कोशिका है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, नष्ट होने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विटामिन। अगर बच्चों को विटामिन नहीं मिलेगा तो वो गर्भ में शिशु जो है उसकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं वो धीरे धीरे कैसे होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वास्थ्य भिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्वास्थ्य भिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर दीजिएगा।
मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान देना या उपरोक्त में से सभी। अब स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब आपको ये बताना है। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान देना या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मित्र बनाना और व प्रभावित करना, मतलब लोगों को मित्र बनाओ, प्रभावित करो, साथ में उसको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते रहो। फिर लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, कि उनको जानकारी देना कि आप किस तरीके का स्वास्थ्य लीजिए, आप सामुदायिक केंद्र पर जाइए, डॉक्टरों से बातचीत करिए, आपकी जो भी समस्या है उन्हें बताइए तो उसका निदान करेंगे और स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान मिल जाएगा उनको। तो इस तारीख आपका जो स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? अब आपको डीपीटी, ओपीवी, टेटनस या ये सभी। अब इसका आंसर दीजिएगा। वैसे तो गर्भवती महिलाओं को टेटनस के भी इंजेक्शन्स लगते हैं और भी बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते हैं, ताकि उनके जो गर्भ में शिशु है उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेटनस। टेटनस का इंजेक्शन गर्भवती महिला को लगाया जाता है, ताकि गर्भवती महिला साथ में जो शिशु है उन दोनों को टेटनस, जो आपकी धनुष टंकार नामक जो बीमारी है, रोग है, उससे उन्हें बचाया जा सके। चलिए अब आपको ये बताना है टेटनस के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है। अब आपको इसका नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि गर्भस्थ शिशु के अंग कौन से सप्ताह में महसूस किए जा सकते हैं? अब गर्भस्थ शिशु जो है उसके किस सप्ताह के बाद उसके धीरे धीरे अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है? 20 सप्ताह में, 12 सप्ताह में, 17 सप्ताह में या 14वें सप्ताह में? अब इसका आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलना है, सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं स्क्रीन, जल्दी जल्दी आंसर्स लगाइए। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 सप्ताह के बाद। जब 12 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद बच्चे जो आपके गर्भ में शिशु है उसके धीरे धीरे अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंग बनना शुरू हो जाते हैं आपके 12 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है कहलाता है? अगर आपके माँ स्तनपान नहीं करवा पा रही है या किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो शिशु को तुरंत ही अतिरिक्त दूध दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण पोषक कहा जाता है, पूरक पोषक कहा जाता है या पोषण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? अब इसका आंसर आपको देना है। संपूर्ण पोषक, पूरक पोषक, पोषण या इनमें से कोई नहीं? अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे बोलेंगे संपूर्ण पोषण। संपूर्ण पोषण, आगे किसी कारणवश माता जो रहती हैं वो आपका स्तनपान नहीं करवा पाती हैं या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उसे जो अतिरिक्त दूध दिया जाता है पोषण के लिए, उसे संपूर्ण पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना आवश्यक होता है? अब आपका आंसर दीजिएगा कि अगर गर्भावस्था के दौरान, अभी आप दूध पिलाने वाली माँ नहीं, मतलब दूध नहीं पिला रही है माँ, अभी स्तनपान नहीं करवा रही हैं, अभी वो शिशु जो है गर्भ में है, अभी आपको कितना कैल्शियम की आवश्यकता होगी? अब ये बताना है आपको। 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3.0 ग्राम, 1.0 ग्राम। अब इसका आंसर दीजिएगा। अभी क्या है, शिशु किस में है? गर्भस्थ है, शिशु अभी गर्भ में है, इस समय माता को कितने कैल्शियम की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब इसका आंसर दीजिएगा, इस समय माता को कितने कैल्शियम की आवश्यकता होगी। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1.0 ग्राम की आवश्यकता होगी। डेली उसे प्रतिदिन 1 ग्राम आपके किसकी आवश्यकता होगी? कैल्शियम की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? अब गर्भावस्था के ही दौरान है, ये पूछा जा रहा है। अभी आप स्तनपान कराने वाली माता के क्वेश्चंस नहीं, ये किस में है? अभी गर्भ में है शिशु, तो उसको कितनी आपकी प्रतिदिन आयरन की मात्रा की आवश्यकता होगी?
38 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम या 48 मिलीग्राम? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट, देखिए सब लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं देख रही हूँ किस किस के आंसर्स आपके आएंगे क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 आपका मिलीग्राम किसकी आवश्यकता होती है? आपको mg, आपको आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन हमें सबसे ज़्यादा किन से प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। जो हरे पत्तेदार जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, इनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है? आयरन की प्राप्ति होती है। तो ये भी देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जब गर्भावस्था में आ जाती हैं तो माँ के जो स्तन होते हैं उनकी ग्रंथियों में धीरे धीरे विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। तो वो किस हार्मोन के आपको कारण देखी जाती है? तो उस हार्मोन का आपको नाम बताना है। प्रोटोस्टेरोन हार्मोन होता है, ओवरियन हार्मोन होता है, या आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, या इनमें से कोई नहीं? अब इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा? वैसे इजी क्वेश्चन है ये, आपको कई बार मैंने ही पढ़ा दिया है। इन हार्मोन से रिलेटेड मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस भी पढ़ा है, तो उनमें आप जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। सब लोग प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा, आपके क्या राइट आंसर आ रहे हैं। सब लोग फटाफट देते हुए भी चलिएगा, बिल्कुल सबके आंसर्स आने चाहिए, सभी आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो आपके गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथियों के वृद्धि एवं विकास करने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे उनमें वृद्धि होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उसके जन्म के वजन से कितना गुना हो जाता है? अगर आपको बताना है 1 वर्ष, मतलब आपका शिशु अगर 2.5 किलो का हुआ है तो वो 1 वर्ष के अंत, मतलब 1 साल का कंप्लीट होगा तब वो कितने वर्ष, उसे कितने किलो का हो जाना है, कितने गुना उसकी वृद्धि होनी चाहिए? 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप क्या लगा रहे हैं। 2, 3, 4, 6? अगर आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या आपका आंसर आएगा? फटाफट इस जल्दी से डाल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी जन्म के समय बच्चा कितना है आपका? 2.5 किलो का हुआ है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें, तो बच्चा आपका कितना हो जाएगा? तो बच्चा आपका 7.5 किलो का होना चाहिए। कितना? 7.5 किलो का होना चाहिए। चलिए, और अगर वो 3 किलो का हुआ है तो 3 का 9 किलो का होना चाहिए। तो इस तरीके के बच्चे का वजन 3 गुना बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि देखिए, जब आप आंगनवाड़ी में जाते हैं तो आंगनवाड़ी जो महिलाएं होती हैं वो आप देखा होगा हर महीने बच्चे का वजन नापती हैं। हर महीने बच्चे का वजन होता है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे में वृद्धि हो भी रही है या नहीं। अगर बच्चे में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाया जाता है कि उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, कोई उसे समस्या तो नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे का आपका शारीरिक विकास किस कारण से रुक रहा है, इन सब की जानकारी, इस सब की आपको बताई जाती है। और कोई समस्या है, दवा का प्रयोग किया जा सकता है तो उसे दवा भी दी जाती है। इस तरीके से इसलिए इतनी सारी प्रोसेस की जाती हैं एक बच्चे के लिए। टाइफाइड ज्वर किस कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? अब इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? अगर टाइफाइड जो ज्वर हो, टाइफाइड आपको बुखार हो जाता है तो वो जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, या कवक के कारण होता है? इसका आंसर दे दीजिएगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। फटाफट आंसर देते हुए चलना है, सबको आंसर लगाना भी है कि आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, यानी जीवाणु। तो जीवाणु के कारण क्या होता है आपको? तो जीवाणु के कारण टाइफाइड यानी ज्वर हो जाता है। किसके कारण? जीवाणु। अब विषाणु, आपको पता है विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, यानी वायरस से। जैसे आपको वायरस से टीबी हो जाता है, विषाणु जनित ही रोग होता है। प्रोटोजोआ से यानी मलेरिया हो जाता है। प्रोटोजोआ वाहक होता है, मतलब जो मच्छर होता है आपका, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है उसके कारण आपको मलेरिया
मलेरिया हो जाता है, और वो होता किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। कवक, जैसे आपको खाज वगैरह, दांत वगैरह जो हो जाती है वो कवक के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, कवक वगैरह के कारण। आपने देखा होगा फुट में आपकी उंगलियों के आगे ब्लैक ब्लैक हो जाना, और या वो गलने लगना, तो ये भी किसके कारण होता है, कवक संबंधित रोग होता है। ये सब क्या होते हैं, कवक संबंधित रोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है। अब आपको ये बताना, हेपेटाइटिस जो रोग है वो मनुष्य के किस अंग को क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। इसका जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि यकृत, बृहक, हृदय या फेफड़ों को। अब इसका आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा आपका रोग है, कौन हेपेटाइटिस इनमें से किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। जल्दी से आंसर इसका लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। चलिए चलिए, आपके आंसर्स आने चाहिए और सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, और साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है। अब आपको बताना है प्लेग का वाहक कौन होता है, आपका मुर्गा यानी चिकन, कुत्ता, चूहा या बकरी। प्लेग नामक जो रोग होता है उसका वाहक कौन होता है, आपको ऐसा बताना। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसका। मुर्गा, कुत्ता, चूहा या बकरी। सब आई होप आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चूहा। यानी आपका चूहा जो होता है, चूहा, गिलहरी, बंदर, ये सब, ये चूहा गिलहरी जो होते हैं ये आपके प्लेग के संक्रमण के कारण होते हैं। मतलब इनके कारण क्या हो जाता है, आपका प्लेग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीपीटी टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है। डीपीटी का जो टीका लगता है वो 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। अब उसमें से एक रोग कौन सा नहीं है, डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा या क्षय रोग। अब इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, जल्दी से सब लोग कमेंट भी डालते हुए चलेंगे। जल्दी से आंसर डाल दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा या क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षय रोग, क्योंकि डीपीटी जो होता है, डीपीटी आपका डीपीटी जो होता है ये होता है डिप्थीरिया, खसरा और ये हो जाएगा आपका पोलियो। इन 3 आपके जो हम बोल सकते हैं रोग होते हैं उनके लिए एक ही आपकी क्या लगती है, वैक्सीन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। मतलब यह है कि जो टीकाकरण शिशु के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा है वो कितने रोगों के लिए उसका टीकाकरण किया जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। अब इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि उसमें कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। कितने, 6 रोगों के लिए बच्चे के लिए टीकाकरण किया जाता है। अब आपका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था। ये बताइएगा कि पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था। दिसंबर 1954, मई 1954, दिसंबर 1954 या मई 1956। अब इसका आंसर दीजिएगा। ये पूछा है कि प्रथम चरण मतलब पहली बार पोलियो को ख़त्म करने के लिए जागरूकता जो अभियान चरण चलाया गया था वो कब चलाया गया था, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दिसंबर 1954, मई 1954, दिसंबर 1995 या दिसंबर 1996। इसका आंसर आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिसंबर 1995 में आपका क्या शुरू किया गया था, प्रथम पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू किया गया था। BCG वैक्सीन
कब दी जाती है? BCG की वैक्सीन कब दी जाती है? 6 महीने का होने पर, बालक 6 महीने का होने पर, जन्म के समय 9 महीने होने पर या 18 महीने का होने पर। अब इसका आंसर दीजिएगा कि BCG जो वैक्सीन होती है वो शिशु को कब दी जाती है? 6 महीने का होने पर, जन्म के समय 9 महीने का होने पर या 18 महीने का होने पर। इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय दी जाती है। कब दी जाती है? जन्म के समय दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खसरा, यानी जो आप खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? तो खसरे का टीका बताना है किस आयु में लगाया जाता है आपका? 3 महीने में, 18 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। मीसल्स का टीका कब लगाया जाता है, यानी खसरे का टीका? 3 महीने में, 18 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में। इसका आंसर फटाफट आपको लगाना है। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने में आपका क्या लगाया जाता है? तो 9th मंथ में आपका खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी को में कोई टीका नहीं है? अब बताइए कि टीका मतलब अभी हमने देखा कि 6 टीकाकरण हमारी जो सारणी होती है उसमें 6 रोगों का क्या होता है? टीकाकरण होता है। कितने रोगों का? 6 रोगों का क्या होता है? टीकाकरण होता है। मगर उन 6 रोगों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 6 रोग पोलिया, खसरा या टाइफाइड। अब इसका आंसर आपको देना है। सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। फटाफट हमको आंसर्स देते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खसरा। तो खसरा रोग के लिए हमारे जो सारणी है, हमारे जो टीकाकरण सारणी है, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, खसरा नहीं, टाइफाइड। टाइफाइड है, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। मतलब टाइफाइड के लिए, मतलब 6 रोग के लिए भी होता है, पोलियो, आपका खसरा, इन सब के लिए क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है बच्चे को बचाने के लिए, मगर उसमें खसरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टाइफाइड शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक माँ 18 महीने के एक बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, निम्न में से बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती है? अब आपको ये बताना है, मतलब जो वैक्सीन है वो 18 महीने से पहले लगेगी। उनमें से इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाएगी? अब इसका आंसर देना है जल्दी से। आपका DPT का टीका, BCG का टीका, OPV का टीका। अब ये आपको बताना इनमें से कौन सी वैक्सीन बच्चे को नहीं दी जा सकती है, इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी आपका BCG का टीका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपको पता है 9 महीने तक ये दे दिया जाता है 9 महीने के बच्चे को। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, 18 महीने के बाद नहीं दिया जाएगा। चलिए उस समय नहीं दिया जाएगा। BCG का टीका बाई भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है? अब आपको ये बताना है BCG का टीका जो है वो आपकी बाई भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। लेफ्ट हैंड पर हृदय के निकट होने के कारण असर जल्दी करता है। ये भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है। यहाँ दर्द कम होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, चलिए से आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे, सब लोग लगाते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ये भविष्य में यह भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है। देख लेना, बहुत से लोगों के हाथों पे, बाएं हाथ पर, उल्टे हाथ पे क्या होता है, निशान आपको देखने को मिलेगा BCG के टीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? अब आपको ये बताना है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसका लक्ष्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को आपका नियमित करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना, उपरोक्त में से सभी। अब वैसे आंसर तो बहुत ज़्यादा इजी है, मगर फिर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। कि शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों को नियमित करना,
100% टीकाकरण को प्राप्त करना उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर को कम करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर को कम करना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन मतलब मलेरिया से उन्मूलित करने के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए कब किया गया था? 1955, 1958, 1960, 1968। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया वाले मच्छर ज़्यादातर गंदगी में रहते हैं, वो आपके भरे हुए पानी में होते हैं, उनके जो छोटे छोटे प्लाज्मा होते हैं वो तैरते रहते हैं पानी में। अगर हम उसमें तेल या लिक्विड कोई कुछ चीज़ डाल देते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है, और जो उसके जो अंडे होते हैं आपके हम बोल सकते हैं मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर के अंडे होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं और मर जाते हैं। तो मच्छर कम उत्पन्न होते हैं, मतलब कम आते हैं। और अगर हम पानी को साफ़ करते रहेंगे, निरंतर साफ़ करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे, तो मच्छर ही नहीं रहेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 14 नवंबर, 7 अप्रैल या 6 फरवरी? आंसर तो बहुत इजी है, जल्दी से दे दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। फटाफट सबको आंसर करते हुए चलना है और सभी को आंसर देते हुए भी चलना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 14 नवंबर, 6 अप्रैल या आपका 6 फरवरी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया था? अब ये बता दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर अभी दिया था आपने, अभी जो हमने दिया था ये बोला था राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1958 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू हुआ था? अब आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1953। अगर नियंत्रण कार्यक्रम बोले तो आप 1953 लगाएंगे, उन्मूलन बोले तो 1968 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1958 लगाएंगे, उन्मूलन बोले और नियंत्रण बोले तो 1953 लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से याद रखते हुए चलना है क्वेश्चंस कि वो हमसे नियंत्रण पूछ रहा है या उन्मूलन पूछ रहा है। ये भी दोनों पे बातों पे भी ध्यान रखते हुए चलना, नहीं तो आप एक पढ़ लें और दूसरा फिर आप बोलें अरे ये वाला तो गलत हो गया। ऐसा नहीं, उन्मूलन और नियंत्रण दोनों ही देखते हुए आपको चलना है और दोनों को ही समझते हुए चलना है। तो चलिए आज की क्लास के जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट होते हुए चलते हैं, बिल्कुल टाइम ना ख़राब करते हुए। स्पीड में हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है ताकि आपके जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व होते हुए चलें। आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाने से पहले कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और साथ में ही अभी तक आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, उस सीरीज़ को इसी तरीके से देखते रहिएगा। डेली आपको देखने को मिलेंगी ये सीरीज़, डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इन क्लासेस को डालते हुए भी चलना है, देखते हुए भी चलना है और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें क्लास को ताकि सब तक ये क्लास पहुंच सके। इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको इसमें के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्लास को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करिएगा और हमेशा आंसर ज़रूर लगाते हुए चलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डाले बिना ना जाइएगा। जय हिंद साथियों।